हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेथड शुरू किए, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के मेथड हम लोगों ने पढ़े। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के मेथड्स का हमने ओवरव्यू लिया, जिसमें आप लोगों ने समझा कि 4 तरह के मेथड हमारे पास होते हैं। सीपीपी मेथड, करंट परचेजिंग पावर मेथड, चालू क्रय शक्ति विधि। दूसरा होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, पुनर्स्थापन लागत लेखांकन विधि। तीसरा होता है करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, चालू मूल्य लेखांकन विधि। एंड चौथा होता है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, चालू लागत लेखांकन विधि। हमने ओवरव्यू ले लिया था। ओवरव्यू से हमें ये पता चल गया कि कौन सा मेथड किस तरीके से काम करने वाला है। आज हम डीपली एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपसे एक मेथड को ही 4 नंबर में पूछता है तो आप कैसे लिख पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इसको एक एक जो भी मेथड है उसको हमने डीपली एनालिसिस किया है। आपको समझने के लिए अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपके सामने जो है ये लिखा गया है, पॉइंट बना के एक एक लाइन बना के लिखा गया कि कुछ नहीं करना, सिर्फ आप रीड आउट कीजिएगा। रीड आउट करते करते आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कह रहा है, देखिएगा सामने पहला मेथड हम आज ले रहे हैं, सीपीपी मेथड, करंट परचेजिंग पावर मेथड, चालू क्रय शक्ति विधि। क्या कह रहा है देखिएगा, इसमें पहला मेथड में एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा। ओवरव्यू क्या कह रहा था, हम लोगों को याद हो अगर पीछे वाली क्लास में, तो सीपीपी मेथड में हमने देखा था कन्वर्ट करते हैं किसको, बैलेंस शीट और पीएनएल को करते हैं। बैलेंस शीट और पीएनएल का मतलब हो गया कि जो प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं उस प्रॉफिट को निकालने के 2 मेथड हमारे पास होते हैं, नेट चेंज मेथड एंड इनकम चेंज मेथड। नेट चेंज मेथड जो होता है वो बैलेंस शीट में जब आइटम को चेंज किया जाता है तो वहाँ यूज होता है, और इनकम चेंज मेथड पीएनएल अकाउंट के थ्रू जो हम प्रॉफिट निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनकम चेंज मेथड। आपने यह भी सीपीपी मेथड में एनालिसिस कर लिया था कि 2 तरह की आइटम में ये लोग बांटते हैं, मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। और आपने यह भी पता कर लिया था कि जो इसका बेसिस होता है वो जीपीआई होता है, जनरल प्राइस इंडेक्स होता है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड करंट प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये उसी का अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेता है। तो देखिए क्या कह रहा है, इस पद्धति को सामान्य मूल्य स्तर लेखा विधि अथवा समान रुपया लेखा विधि भी कहते हैं। सीपीपी मेथड है वन ऑफ द नेम जनरल प्राइस लेवल अकाउंटिंग एज कॉमन रुपी अकाउंटिंग मेथड। जैसे कि आपको क्लियर ये कि यहाँ पर जो हम लोग वैल्यूएशन करते हैं वो कौन से मेथड से करते हैं, हम लोग जनरल प्राइस इंडेक्स के आधार पर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। तो इसलिए जनरल प्राइस इंडेक्स पे वैल्यूएशन करने के कारण से इसका नाम पड़ गया जनरल 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 प्राइस लेवल अकाउंटिंग या कॉमन रुपी अकाउंटिंग। आगे क्या कहता है, पॉइंट बना के देखिएगा कि इस विधि का प्रादुर्भाव मई 1974 में ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने किया। दिस मेथड फाउंड इन मई 1974 बाय द ब्रिटेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। देखिए जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर सीए काम करती हैं, ऐसी अलग अलग देशों में अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म काम करती हैं। हमारे यहाँ जैसे सीए का रेगुलेट करने का, सीए बनाने का, सीए के एग्ज़ाम कराने का एक इंस्टीट्यूट है जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 1949 में उसका जन्म होता है। ऐसी ही ब्रिटेन में भी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्था है जो सीए बनाती है, सीए को रेगुलेट करती है, सीए की कैलकुलेशन करती है, सीए कहाँ पर कैसे क्या क्या उनका कोर्स होगा ये सब डिफाइन करते हैं। तो यह जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बनाया गया, यह कहाँ पे बनाया गया, ब्रिटेन में बनाया गया। ब्रिटेन में किन्होंने बनाया, ब्रिटेन में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो संस्था है जो सीए का काम देखती है उन्होंने बनाया। कौन से सन में बना, मई 1974, 1974 में बन गया, मई में। तो दिस मेथड फाउंड इन मई 1974 बाय द ब्रिटेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कोई नई वाली बात ही नहीं है। कहता है कि अंडर दिस ऑल द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट आर शोन बाय चेंज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द करंट रुपी। इसके अंदर चिट्ठा और आय विवरण की समस्त मदों को चालू रुपए की क्रय शक्ति में परिवर्तन करके दिखलाया जाता है। हमने ओवरव्यू में पढ़ लिया था कि यहाँ पर किस चीज़ में चेंजिंग की जाती है, बैलेंस शीट में चेंजिंग की जाती है बच्चों, और किस में चेंज की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट में चेंज किया जाता है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पर इस मेथड में क्या चेंज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को चेंज किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बैलेंस शीट को चेंज किया जाता है। आगे बोलते हैं ये कि इन दिस द रियल एंड एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम इज इग्नोर। ये बहुत अच्छी बात इसने कही है कि इसमें किसी विशेष मद के मूल्य का वास्तविक वृद्धि गिरावट की उपेक्षा की जाती है, यानी छोड़ दिया जाता है। यानी ये कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये बेस किस पर है, जीपीआई पर बेस है, जनरल प्राइस इंडेक्स पर बेस है,
और जनरल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि ये दो पर डिपेंड होता है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब होता है कि हमारे यहाँ महंगाई दर को नापने के लिए कुछ वस्तुएं ली जाती हैं, वो ग्रुप बनाया जाता है। तो 670 वस्तुएं समथिंग जो है 730 वस्तुएं ऐसे कुछ करके, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है, मैं आपको देख के बताऊंगा। तो इतनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे इसमें प्याज है, खीरा है, टमाटर है, या प्लास्टिक है, या स्टील है, ऐसे करके कोई 670 वस्तुएं शामिल की जाती हैं और उनके आधार पर यह तय किया जाता है कि महंगाई बढ़ रही है घट रही है। तो इनके सूचकांक के आधार पर हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि प्याज के रेट बढ़ रहे हैं या किसी और चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, बाकी सब चीज़ों के रेट घट रहे हैं, तो हम इंडेक्स क्या लेंगे, इंडेक्स तो हम 670 वस्तुओं का मिक्स करके ही लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक आइटम का अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो उसका इफेक्ट हमारे सामने नहीं आ पाता, जबकि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर आइटम जो है महंगी हो रही हो, सस्ती हो रही हो, लेकिन ग्रुप में होने के कारण से हम उसका इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं। जैसे अभी पीछे प्याज के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 250 रुपये किलो हो गए थे, बट लोगों ने सोचा खूब महंगाई आ गई, लेकिन गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट के हिसाब से 670 आइटमों में प्याज थी, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ पर यह माना गया कि जो है महंगाई हुई ही नहीं है। तो इस कारण से यह इसमें जो है एक आइटम जो किसी एक विशेष मद होती है, किसी एक पार्टिकुलर आइटम की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि इसमें जनरल प्राइस इंडेक्स लिए जाते हैं। जनरल प्राइस इंडेक्स WPI होलसेल प्राइस पर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर डिपेंड होते हैं। सो ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। नेक्स्ट कहता है कि वित्तीय विवरणों को चालू रुपये की क्रय शक्ति पर लाने के लिए किसी प्रचलित और स्वीकृत सामान्य मूल्य दर को प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया ही कि हम लोग जो भी अपनी पास्ट की जो भी अकाउंट्स को चेंज कर रहे हैं वो हम इंडेक्स के हिसाब से करते हैं। तो कह रहा है स्वीकृत सामान्य मूल्य निर्देशांक। स्वीकृत का मतलब होता है जिसे गवर्नमेंट मान्यता देती है। तो हमारे यहाँ तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार वही जो है इंडेक्स जारी करती है। तो ये WPI और CPI जो होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से तो होते हैं, तो स्वीकृत तो होंगे ही होंगे। सामान्य मूल्य इसका जनरल प्राइस इंडेक्स। तो ये कहता है कि इनको चेंज करने के लिए, करंट प्राइस पर लाने के लिए आप लोग जो भी रेट रखें, वो जो इंडेक्स रखें वो स्वीकृत होने चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। तो हमारे भारत में जो भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं वो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट कहता है भारत में सामान्य मूल्य निर्देशांक से तात्पर्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से ही मैंने बात आपको बता दी है, इन्होंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि द जनरल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया रेफर्स टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पब्लिश बाय द RBI। इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भारत में जो भी गाइडलाइंस जारी होती हैं, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने इंडेक्स जारी करता है, वो दो तरह के इंडेक्स जारी करता है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके द्वारा ही हमारे यहाँ रेट तय किए जाते हैं, इंडेक्स निर्धारित किए जाते हैं और इंडेक्स के बेस पर ही इन्फ्लेशन अकाउंट तैयार होता है, खासकर कौन से मेथड वाला, करंट परचेजिंग पावर मेथड वाला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर प्लेस्ड इन द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कैटेगरीज नॉर इन द ट्रेडिशनल करंट और नॉन करंट आइटम्स कैटेगरी। ये बात हमने वहाँ पर ब्रीफ में पढ़ ली थी। कह रहा है कि यहाँ पर वित्तीय विवरण को तैयारी के लिए संपत्ति और दायित्वों के विभिन्न मदों को मौद्रिक और गैर मौद्रिक, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कैटेगरी में बांटा जाता है, ना कि परंपरागत करंट और नॉन करंट एसेट्स में। देखिए करंट और नॉन करंट एसेट्स जो है वो हमारे यहाँ अलग तरीके से बांटे जाते हैं, बट ये कहता है कि हमारे यहाँ इस मेथड के अंदर, करंट परचेजिंग पावर मेथड के अंदर कोई करंट नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि हमारी एसेट्स को कितनी कैटेगरी में बांटना है, दो कैटेगरी में बांटना है। पहला आपके पास कौन सा कैटेगरी रखी इन्होंने, मॉनेटरी कैटेगरी, और दूसरा इन्होंने रखी नॉन मॉनेटरी कैटेगरी, यानी मौद्रिक मदों में बांटा गया और दूसरा गैर मौद्रिक वर्गों में बांटा गया। इस तरीके से दो कैटेगरी में इन्होंने करते हैं, यहाँ पर मदों को हम लोग बांटते हैं। अब इन्होंने कहा है कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में कौन कौन सी आइटम जाती है, तो इन्होंने मौद्रिक मदें और नॉन मॉनेटरी आइटम को एनालिसिस किया है। देखिए क्या कहा इन्होंने, कहा है कि मॉनेटरी आइटम वो आइटम होती हैं, मॉनेटरी आइटम्स आर दोज हुज अमाउंट्स आर फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स और अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ रुपीज
रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस इंडेक्स। ये कहते हैं कि ये वे मदें होती हैं जिनकी राशियां मूल्य स्तर में परिवर्तन पर ध्यान दिए बिना किसी समझौते द्वारा किसी अन्य प्रकार से मौद्रिक इकाई में निश्चित होती है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि मॉनेटरी आइटम वो आइटम होती हैं जिनमें चेंज नहीं होता, जो करंट टाइप की होती हैं, जिसका इंडेक्स पर जिन जिन मदों का इंडेक्स से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी जिनको हम घटाते बढ़ाते नहीं हैं, उनको इन्होंने कहा है मॉनेटरी आइटम्स। देखो कह भी रहा है अगली वाली लाइन में कि द चेंज इन द नॉर्मल प्राइस लेवल हैज इफेक्ट ऑन द ड्यूज और रेसिवेबल ऑफ दीज आइटम्स। इन मदों की देय या प्राप्त राशियों पर सामान्य मूल्य स्तर परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात इन्होंने कही है। मॉनेटरी आइटम कौन सी आइटम हो गई? ऐसी आइटम जो चेंज नहीं होती हैं, जो करंट मूल्य से ध्यान में रखी जाती हैं। इनका कह रहा है कि इनका सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। प्राय ये मदें चालू वर्ष के लेन देनों का परिणामी होती हैं। तो हमने बता दिया आपको चालू वर्ष की होती हैं। ऑफन दीज आइटम्स आर द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द करंट ईयर्स। ये सभी मदें अपनी चालू मुद्रा मूल्य पर ही दिखाई जाती हैं। जब होंगी चालू पर ही तो उन्हें क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? जब चेंज नहीं करते तो इसलिए तो नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी किस पर हैं? करंट प्राइस पर हैं। इनमें किसी प्रकार का समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। All these items are shown in the current currency price only, therefore there is no need to make any adjustment in there। ठीक है। उसी बात को फैला के कह रहा है। एग्जाम्पल में इन्होंने दिया, ये समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल में इन्होंने दिया कैश, डेटर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक। स्टॉक को छोड़कर बाकी सारी करंट एसेट, ऑल करंट लायबिलिटीज, सभी करंट लायबिलिटीज एंड डिवेंचर्स, डेप्ट कैपिटल एंड रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो ये वो सारी एसेट्स हैं जिनको हम लोग मॉनेटरी में शामिल करते हैं, जिनको हम लोग मॉनेटरी आइटम में ले जाते हैं। देखो ये कैश जो होता है, ये सब की सब आइटम आपको देखने से लग रहा होगा कि यह सब की सब आइटम जो है देखिए करंट वैल्यू की है। करंट वैल्यू का मतलब हो गया कि ये सब की सब एसेट्स कैसी हैं आपकी, कि ये डेली टू डेली यूज़ होने वाली चीज़ है, मंथली टू मंथली यूज़ होने वाली चीज़ है। तो इनके प्राइस में क्या हम चेंज करेंगे जो एक ही साल में यूज़ हो जाती हो, एक ही साल में ख़त्म हो जाती हो। तो इसीलिए इनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। मॉनेटरी आइटम में वो आइटम जो करंट टाइप की होती है, करंट की कोई वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा इन्होंने कहा है कि नॉन मॉनेटरी आइटम होती हैं, गैर मौद्रिक मदें होती हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम को इन्होंने कहा है कि ये वे मदें होती हैं जिनका मूल्य सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो चेंज नहीं होती है, इनको चेंज करना पड़ेगा। अतः यह माना जाता है कि मुद्रा में की गई क्रय शक्ति के परिवर्तनों से इन संपत्तियों के धारकों को न तो कोई लाभ होता है, न ही कोई हानि होती है। Hence it is believed that the holders of these assets have neither any gain or loss due to change in the purchasing power of the currency। ये कहते हैं कि इनके परिवर्तन करने से कह रहे हैं कि कोई ना तो जो है इनके जो संपत्ति के खरीदने वाले होते हैं, संपत्ति के रखने वाले होते हैं, उनको ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो चेंज होती है, इनके प्राइस में जो चेंज होता है वो मार्केट वैल्यू के आधार पे नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो है मॉनेटरी के इन्फ्लेशन के कारण से चेंज होता है। किसके कारण से होता है? मॉनेटरी इन्फ्लेशन के। जैसे 5 साल पहले जो 100 रुपये थे वो अब 200 रुपये के बराबर हैं, तो इसके कारण से एसेट्स में चेंज हुआ है, ये यहाँ पर आपको बताता है। आफ्टर इट इन्होंने कहा है कि इन द सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दीज आइटम्स आर रिक्लासीफाइड बेस्ड ऑन द करंट करेंसी प्राइस एट द डेट ऑफ द स्टेटमेंट। कह रहा है कि खाते बनाते समय इन सभी एसेट्स को जो नॉन मॉनेटरी आइटम में जाती हैं वो सारी की सारी करंट प्राइस पर हमें कन्वर्ट करनी पड़ती हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि मॉनेटरी आइटम जितनी भी होती हैं उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो जितने की होती हैं ऐसी की ऐसी दिखाई जाती हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम आपकी वो आइटम होती हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें करंट प्राइस के हिसाब से उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल पे इन्होंने बताया स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, डेप्रिसिएशन एंड लॉन्ग टर्म लोन। ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। ओके इसके बाद इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट किया जाएगा, वो प्रॉफिट का जो निर्धारण करेंगे वो हमने वहाँ भी ओवरव्यू में देख लिया था कि जो प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन होता है उसके दो मेथड आप लोगों ने एनालिसिस किए थे, नेट चेंज मेथड और दूसरा इनकम चेंज मेथड। इनकम चेंज मेथड कहाँ पे यूज होता है? P&L अकाउंट
के थ्रू जब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो उसे इनकम चेंज मेथड कहते थे, और बैलेंस शीट के लिए जब हम लोग मेथड यूज़ करते हैं उसे नेट चेंज मेथड बोलते हैं। तो यहीं पे इन्होंने देखो डीपली समझाया आपको कि यहाँ पर लाभ का डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करने के कितने मेथड हैं आपके पास, 2 मेथड हैं। पहला है नेट चेंज मेथड, शुद्ध परिवर्तन विधि, और दूसरा इन्होंने बताया है आय विवरण परिवर्तन विधि, यानी पुनः वर्णन पद्धति, कन्वर्जन और रीस्टेटमेंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, शुद्ध परिवर्तन विधि क्या होती है, इसको इन्होंने लिखा है कि नेट चेंज मेथड शुद्ध परिवर्तन विधि क्या होती है। यह पद्धति इस सामान्य लेखांकन सिद्धांत पर आधारित होती है कि एक लेखा विधि में स्वामियों की समता में परिवर्तन की राशि ही लाभ होती है। यानी नेट चेंज मेथड हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे बच्चों, ध्यान देखिएगा। नेट चेंज मेथड हम लोग यूज़ कर रहे थे किसमें, बैलेंस शीट को बदलने के लिए। तो किस मान्यता पर आधारित है, कैसे प्रॉफिट निकालती है, ये क्या कह रहे हैं कि कुछ मत कीजिएगा कि बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी उस वक्त और जो आज की इक्विटी शेयर कैपिटल है चेंज करके, मतलब जो हम प्राइस चेंज करके इसके लाए हैं, इन दोनों के इक्विटी शेयर कैपिटल में जो चेंज आया है दैट्स कॉल्ड आवर प्रॉफिट। यानी कि जब इक्विटी शेयर के दोनों के डिफरेंसेस को निकाला जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। यानी कि आपसे पूछे कि कितने मेथड होते हैं, 2, नेट चेंज मेथड। नेट चेंज मेथड कहाँ पे यूज होता है, बैलेंस शीट में। कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, बोले जो कैपिटल होती है, इक्विटी होती है, उस कैपिटल को हम लोग दोनों ईयर्स की कैपिटल का हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। उस साल की कैपिटल जिसमें खरीदी गई थी और उस साल की कैपिटल जिस साल के हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उनके प्राइस को कन्वर्ट करके जब हम दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं दैट्स ए प्रॉफिट। वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। इसी को इन्होंने इंग्लिश में, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट द अमाउंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ऑफ एन ओनर इन एन अकाउंटिंग मेथड इज द ओनली बेनिफिट। वही बात कही है, क्या चेंजिंग होता है, इसमें बैलेंस शीट होता है। देखो मैंने जो है यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है कि इफ सीसी इज मोर देन ओसी, जब आपकी क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है ओपनिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब हो गया कि आज की कैपिटल, जैसे हम 2019 में बना रहे हैं तो 2019 में प्राइस चेंज करके जो कैपिटल आई है, और ओपनिंग कैपिटल का मतलब हो गया सपोज करो 2017 की, तो 2017 कैपिटल ओपनिंग हो गई, 2019 की कैपिटल सीसी हो गई। तो जब सीसी आपकी ज़्यादा हो, ओपनिंग कैपिटल कम हो, तो समझ लीजिएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर उल्टा हो जाए, ओसी आपकी ज़्यादा हो जाए और क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाए, तो समझ लो आपको क्या आ गया है, लॉस आ गया है। आई होप आपको जो है नेट चेंज मेथड सीधा सीधा बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो हो सकता है कि पूरा जालमयी संसार उन्होंने दे रखा है, उसको बड़ा डीपली एनालिसिस करके मैंने बहुत शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। तो आप लोग इस तरीके से सीधा स्ट्रक्चर बना के एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग लिख कर आइएगा, समझाइएगा उसे। दूसरा मेथड था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट मेथड, जिसमें बताया कि इसके अंतर्गत ऐतिहासिक लागत मूल्य पर बनाए गए लाभ हानि खाते की मदों को वर्तमान क्रय मूल्य में परिवर्तित किया जाता है। अंडर दिस मेथड द आइटम ऑफ द P&L अकाउंट क्रेडिट द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस द कन्वर्टेड इन द करंट परचेज प्राइस, P&L अकाउंट निकल कर आ जाता है। यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं कि बोले कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है यार, जो P&L अकाउंट आप लोगों ने बनाया 2017 में, उसको चेंज करके 2019 वाले के हिसाब से बना लीजिएगा, बस 2019 के हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिएगा। 2019 के हिसाब से कन्वर्ट करके, अब इसमें कन्वर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। आपने देखा उन्होंने बताया कि इसमें ज़्यादातर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, कैश है, डेटा है, इनको चेंज नहीं करते हैं। कुछ चीज़ चेंज की जाती है इसके अंदर, जैसे स्टॉक को चेंज करेंगे, डेप्रिसिएशन को चेंज करेंगे, तो इनकम में जो चेंज की जाती है उनको चेंज करके और फिर हम लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं उसी तरीके से निकाल देंगे। इनकम ज़्यादा है और अगर एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम कम है तो हमारा लॉस आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से मैंने दिखा दिया यहाँ पर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट निकाल कैसे निकलेगा हमारा, सीधी सी बात है कि आज जैसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आज के हिसाब से, तो इनकम अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकम कम है तो हमारा लॉस आ जाएगा। आई होप आपको यह मेथड क्लियर हो गया होगा। हमने करंट परचेजिंग पावर मेथड को डीपली एनालिसिस कर लिया है। अगर ये आता है तो पूरा इस तरीके से आप लोग लिख कर आइए, कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखी है हम लोगों ने। अक्सर यही वाला मेथड ज़्यादा आता है, बिल्कुल एकदम झकास तरीके से आप लोग लिख कर आइएगा। बेटर नॉलेज आपको हो गई होगी। बार बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स में इसकी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।